स्क्रीन पर पहला सवाल आ गया है कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था। जी, पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण जो है वो किनके द्वारा कराया गया था। चोलों के द्वारा, पल्लवों के द्वारा, या फिर पालों के द्वारा, या राष्ट्रकूटों के द्वारा। तो पहला नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि एलोरा की गुफाओं का निर्माण जो है वो राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है पहला नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे स्क्रीन पर कि किसने इक्तादारी प्रथा की शुरुआत की थी। यह मोहम्मद बिन तुगलक है, इल्तुतमिश है, या फिर फिरोज शाह है। यानी इस दिल्ली सल्तनत के जो ये शासक है इसमें से किन्होंने इक्तादारी प्रथा की शुरुआत करी थी। ये ऑप्शन नंबर दूसरा का सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि इक्तादारी प्रथा को शुरू करने का जो ये है श्रेय है वो इल्तुतमिश को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे पहले हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम। वंदे मातरम जो अभी हमारा राष्ट्रीय गीत है यह कौन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बन गया था। यानी यह स्वदेशी आंदोलन का बना था, या असहयोग आंदोलन का, या फिर चंपारण सत्याग्रह से, या इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा कि जब 1905 में लॉर्ड कर्जन महोदय के द्वारा प्रशासनिक दिक्कत बताते हुए पूरे बंगाल प्रांत को दो हिस्सों में विभाग कर दिया गया था। हालांकि वह किया गया था सांप्रदायिक के आधार पर, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में। तो उस वक्त जो है एक आंदोलन छिड़ा था स्वदेशी आंदोलन, और उसी स्वदेशी आंदोलन का जो प्रमुख शीर्ष गीत के रूप में बना था वह वंदे मातरम बना था, जिसके लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी यानी, और इसे जो है आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए तीसरा नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर है कि स्वदेशी आंदोलन का गीत बना था वंदे मातरम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में माना जाता है। भारतीय अशांति का जनक माना जाता है महात्मा गांधी जी को, या फिर दादा भाई नौरोजी को, या बाल गंगाधर तिलक को, या एओ ह्यूम को। तो जितने भी ऑप्शंस है सभी जो है इसमें इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि महात्मा गांधी जी 1915 में भारत आते हैं तो वहाँ से एक राष्ट्रीय आंदोलन का नया दौर शुरू होता है। दादा भाई नौरोजी जो है इनको ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और बाल गंगाधर तिलक जो है वो कांग्रेस के जो गरम दलीय सदस्यों का समूह है उसमें उसके रूप में जाने जाते हैं। इसी वजह से इन्हें जो है ये भारतीय शांति का जनक कहा था अंग्रेजों ने। एओ ह्यूम जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। यानी चौथा नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर होगा कि भारतीय शांति के जनक के रूप में जो जाने जाते हैं वह ये बाल गंगाधर तिलक, अंग्रेजों ने इन्हें यह कहा था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वह इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, और इसी युद्ध में जो है भारत में मुगल शासन की स्थापना होती है। यानी दिल्ली सल्तनत का अंत और मुगल शासन की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात होती है। तो हम सभी जानते हैं कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है यह 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। अर्थात 5वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की प्रथम युद्ध जो है वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई, बाबर विजयी रहा, और उसके पश्चात जो है भारत में मुगल शासन की स्थापना होती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि दीन इलाही नामक एक नया धर्म किसके शासन काल में शुरू हुआ। यानी कौन से मुगल शासक ने दीन इलाही नामक एक नया धर्म की शुरुआत की थी। यह शासक के रूप में जाने जाएंगे जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, या फिर अकबर। तो दीन इलाही जो शुरू करने का जो श्रेय जाता है यह जाता है अकबर को, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। हालांकि दीन इलाही अकबर ने स्वयं दीन इलाही शुरू किया, जो स्वयं को जिल्ले इलाही माना, और जो है इस धर्म को अपनाने में जो है सिर्फ एक आदमी का नाम आता है, वह बीरबल का नाम आता है कि बीरबल ने ही जो है केवल दीन इलाही को अपनाया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम आया था। जी, पहला फैक्ट्री अधिनियम जो है
या उस वक्त शासन किसके शासनकाल में आया था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, या फिर लॉर्ड लिटन के, या लॉर्ड रिपन के, या लॉर्ड कैनिंग के। तो 7वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि लॉर्ड रिपन का जो शासनकाल था, जो इनका शासनकाल 1880 से 84 के बीच है, 84 में इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था। तो इस शासनकाल के बीच में जो है पहला फैक्ट्री अधिनियम आया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है कि खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ। जी, खैरवार आदिवासी आंदोलन जो है यह 1860, 74, 65 या फिर 1877 ईस्वी में हुआ था। तो 8वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि खैरवार आदिवासी आंदोलन जो है यह 1874 ईस्वी में हुआ था। जी दोस्तों, 8वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सती प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे, यानी किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में सती प्रथा का अंत हुआ। ये लॉर्ड बेंटिक है, विलियम बेंटिक है, या फिर लॉर्ड रिपन है, या लॉर्ड डलहौजी है, या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न के लिए वह है ऑप्शन नंबर ए कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में जो है सती प्रथा का अंत किया गया, और जो है उसके बाद सती करना जो है वह कानूनन रूप से अपराध माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू करने का कार्य किया था, यानी प्रेस की स्वतंत्रता को जो ये करने का बाधित करने का कार्य है, प्रेस पर सेंसरशिप लागू करने का काम जो है वह कौन से अंग्रेज अधिकारी ने किया है। जॉन एडम्स हैं, लॉर्ड डलहौजी हैं, या लॉर्ड वेलेस्ली है, या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स है। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाता है कि लॉर्ड वेलेस्ली महोदय जो है ये प्रेस सेंसरशिप लागू करने का काम किया है। लॉर्ड वेलेस्ली को जो है वो सहायक संधि के रूप में भी जाना जाता है कि इन्होंने जो है बहुत सारे राज परिवारों से सहायक संधि करके उसे अपने अधीन किया था। तो इस रूप में भी ये सहायक संधि के जनक के रूप में भी लॉर्ड वेलेस्ली का नाम आता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला जो है यह महामाया है, महाप्रजापति गौतमी है, या यशोधरा है, या फिर बिंबा है। इसमें से सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली जो प्रथम महिला है वो महाप्रजापति गौतमी है, जो कि गौतम बुद्ध की विमाता है, यानी सौतेली माँ कहिए, उनकी जो है ये मौसी के रूप में भी जानी जाती हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो विद्रोह का नेतृत्व है वो किसने किया था। बंगाल विभाजन जब 1905 में हुआ और उसके बाद जो है ये स्वदेशी आंदोलन चला, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे वह चित्तरंजन दास हैं, या फिर सुभाष चंद्र बोस हैं, या अरुणा आसफ अली हैं, या एस एन बनर्जी हैं, यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। तो इस 12वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन चला था उसका नेतृत्व जो है ये विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है। दो स्थिति आती है, उपसौर अपसौर। तो उसमें से उपसौर की जो स्थिति है वह पृथ्वी के जनवरी, मार्च या अप्रैल के महीने में होती है। तो यह उपसौर की जो स्थिति बनती है वह जनवरी महीने में बनती है, अर्थात 13वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यह ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण जो है वो किस वर्ष किया गया है, या 1955 में, 1896 में, या 1897 में, या फिर 1884 ईस्वी में किया गया है। 14वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का जो निर्धारण है वह 1884 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। जी, संसार का जो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है वह कियालू है, फ्यूजियम है, या कोटोपैक्सी है,
या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 15वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि किस अनुसार का सबसे जो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है वो किलायू है, और जो कि कहाँ यूएसए में स्थित है। दोस्तों हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस सीरीज में हम लोग देखेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए तथा अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए और लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्वान अक्रिय गैस यानी वह गैस जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं वो कौन सा है। ऐसे अगर गैस की बात होगी तो वो नाइट्रोजन होगा जो कि 78% है वायुमंडल में। लेकिन अक्रिय गैस की बात हो रही है कि वह गैस जो कभी हिस्सा नहीं लेता है रिएक्शन में, तो वो गैस है आर्गन। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। इस ऑप्शंस में जितने भी गैस दिए हैं, चाहे वो हीलियम हो, नियन हो, आर्गन हो, क्रिप्टन हो, जेनन हो, रेडॉन हो, ये सारे अक्रिय गैस के ही समूह हैं। तो क्रिप्टन, हीलियन, आर्गन, नियन में से जो सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में विद्वान गैस है वो आर्गन है। और अगर ये रिएक्शन करने वाले गैसों, क्रियाशील गैसों की बात हो तो नाइट्रोजन सबसे अधिक है, 78% है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थिर होता है। जो कम्युनिकेटिव सैटेलाइट्स हैं, यानी आज के ज़माने में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन से भी हो रहा है, जिसके वजह से हमें ये जानकारी मिल जाती है। मौसम का पूर्वानुमान सैटेलाइट कम्युनिकेशन की वजह से लगाना बहुत ही आसान हो गया है। तो इस 17वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कि वायुमंडल के जिस स्तर पर संचार उपग्रह स्थिर होता है वो ऑप्शन नंबर सी है कि आयन मंडल में जो है वो संचार उपग्रह सैटेलाइट का जो ये है कम्युनिकेटिव सैटेलाइट जो है वो आयन मंडल में स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। जी, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछा जा रहा है। यह द्वीप समूह कौन है? इंडोनेशिया है, जापान है, अंडमान निकोबार है या फिर फिलीपींस है। तो 18वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि दुनिया का जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो इंडोनेशिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 18वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि नील नदी कहाँ गिरती है, यानी नील नदी जो जिस जगह पर मिलती है जाकर के समुद्र में, वो लाल सागर में, कैस्पियन सागर में या काला सागर में या फिर भूमध्य सागर में। तो 19वां का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि नील नदी जो है वो भूमध्य सागर में जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। राज्य लोक सेवा आयोग यानी हर राज्य में जो एक लोक सेवा आयोग है, जैसे बिहार की अगर हम लोग बात करें तो बिहार में लोक सेवा आयोग को किस नाम से जानते हैं? शॉर्ट नेम बहुत ही फेमस हुआ है, वो बीपीएससी के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार राज्य लोक सेवा आयोग। तो इसकी जो सदस्यों की नियुक्ति है इसका कौन करता है? तो इसका जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कि राज्यपाल महोदय के द्वारा जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किया जाता है। उसी प्रकार जो संघ लोक सेवा आयोग है, जिसे हम लोग शॉर्ट नेम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा उनके सदस्यों की नियुक्ति किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ कब था। तो यह हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और यह कहाँ हुआ था? तो हम सभी जानते हैं कि संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ है वह हमारे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 21वां नंबर क्वेश्चन का वह सबसे सही उत्तर है कि दिल्ली में जो है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। और उसी दिन जो है वह ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। फिर उसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को जो है दिल्ली में ही बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। जी, रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कब पारित हुआ है? 22वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित हुआ है 1778 है, 73 है, 76 है या फिर 1793 ईस्वी है। तो इस 22वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। भारतीय सेनाओं के जो सर्वोच्च सेनापति के रूप में जाने जाएंगे वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री। ये 4 ऑप्शंस हैं, तो इसमें से कौन सबसे करेक्ट आंसर होगा? तो वैसे तो भारतीय सेना के जो 3 अलग अलग विंग्स हैं, जैसे
थल सेना, जल सेना, वायु सेना। तो तीनों सेनाओं का एक एक प्रमुख होते हैं, थल सेना प्रमुख, जल सेना प्रमुख, वायु सेना प्रमुख, और फिर सभी सेनाओं का एक प्रमुख होते हैं जिन्हें जो है CDS के नाम से जानते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है के रूप में जाना जाता है। प्रथम CDS के रूप में जो है ये बिपिन रावत जी थे। उसके बाद जो है इनकी समय जो है ये दुर्घटना होने के कारण दूसरे CDS हुए हैं। और ये लेकिन अगर सर्वोच्च सेनापति की बात किया जाए तो वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा कि राष्ट्रपति जो है वो सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति के रूप में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। किनके द्वारा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन हुआ था। वैसे तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो एकल मतदान संक्रमणीय पद्धति के द्वारा जो है वो निर्वाचन होता है, जो कि अप्रत्यक्ष ढंग से होता है, यानी कि ये संसद के सदस्य और राज्य विधानमंडल के सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं। लेकिन जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जो चुनाव हुआ था वह किनके द्वारा हुआ था। तो 24वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि वह संविधान सभा के द्वारा जो है आपका निर्वाचन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट करने के लिए भाग लेने वाले सदस्य हैं उसमें से राज्यसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं, लोकसभा के सदस्य हिस्सा लेते हैं और राज्य विधानसभा के सदस्य भी हिस्सा लेते हैं। लेकिन राज्य की जो विधान परिषद है, भारत के 6-7 राज्यों में जो है वो विधान परिषद है, यानी जो राज्य की विधान मंडल के जो ऊपरी सदन है जिसे विधान परिषद के नाम से जाना जाता है, जैसे बिहार में भी विधान परिषद है, तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो हिस्सा नहीं लेते हैं। लेकिन इसमें तो वो हिस्सा राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं लेते हैं। बाकी राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य जो है वो हिस्सा लेते हैं। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की जो संख्या है वो 75 है, याद रखेंगे। बिहार में राज्यसभा के 16 सदस्य है, लोकसभा के 40 है, विधानसभा का 243 है, विधान परिषद के 75 हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह बात जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, यानी किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो 26वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि अनुच्छेद 75 के तहत जो है वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है। नेशनल कैपिटल जो ये रीजन है उसके प्रशासक जो होते हैं तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है। राज्यपाल, मुख्य सचिव, उपराज्यपाल या फिर प्रशासक कहा जाता है। तो इस 27वां नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है कि उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में जाने जाते हैं। जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जो है तो वहाँ के जो प्रशासक हैं वो उपराज्यपाल होते हैं। और वहाँ हालांकि जो दिल्ली है वो अर्धराज्य के रूप में जाना जाता है। वहाँ जो है विधानमंडल भी है, वहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री भी निर्वाचित होते हैं जो अभी वर्तमान में अरविंद केजरीवाल हैं। तो ये और प्रशासक के रूप में जो है वहाँ जो ये होते हैं केंद्र राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो वहाँ प्रशासक नियुक्त किया जाता है वो उपराज्यपाल के नाम से जाने जाते हैं। बाकी जैसे बिहार पूर्ण राज्य है तो यहाँ जो ये होते हैं मुख्यमंत्री और फिर राज्यपाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है। संघ सूची के अंदर समाविष्ट विषय पर केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। वहीं राज्य सूची में जो विषय शामिल होते हैं उस पर दोनों सरकारें उस पर राज्य सरकार कानून बनाती हैं। लेकिन जो विषय समवर्ती सूची में शामिल होता है उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारों को कानून बनाने का समान अधिकार प्राप्त होता है। टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार की बातें जो है वो वहाँ लागू होती है। जैसे शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन यहाँ जो संघ सूची के विषय हैं। 28वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है कि जनगणना कराने का जो अधिकार है वो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार उसमें अपना अधिकार नहीं रखती है। बिहार में जो 2023 में हुआ है वो जाति आधारित गणना था, न कि जनगणना था। जाति आधारित गणना के आधार पर जो है राज्य सरकार ने एक सर्वेक्षण कराया था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 है कि राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में लाया गया है, यानी कौन से विषय को राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में लाया गया है ताकि उस पर राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी
कानून बना सके। तो ये 29वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है कि वन को जो है वो राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में लाया गया है। क्यों? क्योंकि वन जो है वो पर्यावरण के लिए बहुत ही अहम महत्वपूर्ण है। तो ऐसे विषयों पर राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी कानून बनाएगी, केंद्र सरकार भी उसे ग्रांट करेगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा हुआ था, यह भारतीय संविधान के किस अनुसूची के तहत जो है। 30वां नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची के तहत केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा हुआ है। तो इस 30वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कि यह 7वीं अनुसूची के तहत जो है यह बंटवारा हुआ है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप जो है यह भारतीय संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों कि 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज यानी जो हमारा तिरंगा है इसे संविधान सभा के द्वारा अपना लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए 31वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से मिलती है, नेपाल से भी, भूटान से भी और चीन से भी मिलती है। वह प्रदेश हमारा कौन सा है, कौन सा प्रदेश है। तो अगर हम लोग बात करें कि भारत के प्रदेश जिसकी सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है, तो इस पॉइंट पर एक राज्य स्थित है जिसे सिक्किम के नाम से जानते हैं, जिनकी सीमाएं जो है नेपाल, भूटान और चीन तीनों से लगती है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है इस 32वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है कि तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ने का काम करता है। तो यह तुजू दर्रा के द्वारा जो है भारत का जो ये जुड़ाव है इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो 33वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है कि भारत को म्यांमार से जोड़ने का काम जो है वह तुजू दर्रा करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य। तो भारत में जो सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है वह कौन है, वह कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर बी 34वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी की कर्नाटक जो है वो सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है और कर्नाटक को जो है वो रेशम उत्पादन के रूप में भी जाना जाता है, याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि इनमें से कौन केरल को तमिलनाडु से जोड़ने का कार्य करता है। कौन सा दर्रा जो है वह केरल राज्य को तमिलनाडु राज्य से जोड़ता है। थालघाट, चिपकिला दर्रा, पालघाट या भोरघाट दर्रा। तो इस 35 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है कि पालघाट दर्रा जो है यह केरल राज्य को तमिलनाडु राज्य से जोड़ने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं करने का अर्थ यह है कि उससे हम लोग यह पता नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा विलयन अम्लीय है या कौन सा विलयन क्षारीय है। यह विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों। हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। 36वां नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है कि मूली है, क्योंकि हल्दी से भी पता लगाया जा सकता है कि कौन अम्ल है, कौन भस्म है। मेथिल ऑरेंज से पता लगाया जा सकता है, फिनोप्थेलिन से पता लगाया जा सकता है, लिटमस से पता लगाया जा सकता है। ये सारे चीज़ जो हैं यह सूचक के रूप में इस्तेमाल होंगे, लेकिन मूली से किसी प्रकार का पता नहीं लगता है। जब हम लोग हमारे वाइट कपड़ों पर किसी भी प्रकार के खाने की सामान जैसे ये दाल वगैरह हो अगर गिर जाता है तो उसमें हल्दी होता है, फिर जब हम लोग उस पर साबुन लगाते हैं तो वहाँ पर हल्दी जो है अपना रंग परिवर्तन करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि साबुन जो है वह क्षारीय है। तो हल्दी जो है सूचक के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37 है कि एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है, तो संभवतः विलयन का पीएच मान कितना होगा। तो जो विलयन नीला लिटमस को लाल करेगा, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वह विलयन कौन सा होगा। तो जो विलयन नीला लिटमस को लाल करेगा वह विलयन अम्लीय होगा, और जो अम्लीय विलयन होगा उसका पीएच मान 0 से लेकर के 6.9 तक होगा, क्योंकि 7 जो है यह तो उदासीन होगा, न यह अम्लीय होगा न भस्मीय होगा। तो इस प्रकार जो करेक्ट आंसर बनेगा इसमें से वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा कि वो विलयन का पीएच मान 6 होगा, क्योंकि 7 से अधिक जो भी विलयन होगा वो लाल को नीला करेगा। लाल को नीला कौन करता है, भस्म, और 7 से अधिक पीएच मान किसका होता है, भस्म का। अर्थात 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन के कारण विद्युत के सुचालक होते हैं, तो यह किस कारण से होते हैं। तो जल में घुल करके जो अम्ल होते हैं ना वो H+ आयन देते हैं, वहीं भस्म जो होता है वो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देता है, यानी OH- आयन देता है। अर्थात
अम्लीय और क्षारीय विलयन जिस कारण विद्युत का सुचालक होता है वो ऑप्शन नंबर सी है कि H+ आयन और OH- दोनों के कारण जो है इस प्रकार की स्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उसका प्रयोग होता है, किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच की सिल्ली का, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या प्रिज्म। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो है वो प्रिज्म का इस्तेमाल होता है, यानी स्पेक्ट्रम जो सूर्य की प्रकाश के श्वेत रंग को 7 रंगों में जो तोड़ करके ये बनता है स्पेक्ट्रम, उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता ये पड़ती है? तो वह प्रिज्म है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि विद्युत मोटर का परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो है यह किससे किसमें परिवर्तन करता है? तो विद्युत मोटर का काम है कि वह इलेक्ट्रिक से ऊर्जा लेगा, जो भी इलेक्ट्रिक से ऊर्जा लेकर के फिर वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करेगा। अर्थात 40वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि वह विद्युत ऊर्जा लेता है और फिर उस विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। अगले सवाल की ओर ये इस प्रकार दोस्तों हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभी कंप्लीट किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह 40 जो प्रश्न है ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी हितकारी साबित होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताइए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।